हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक अनोदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। ये टाइट्रेशंस सिंपल टाइट्रेशंस हैं, जैसे कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं, चाहे वो एसिड बेस टाइट्रेशंस की बात हो, चाहे वो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात हो, चाहे वो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस की बात हो। हम उन सब में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रेंथ बोले तो एक प्रकार से कंसंट्रेशन क्या है उस सैंपल में, किसी अननोन सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कितनी प्रेजेंट है, हम टाइट्रेशंस की हेल्प से वो कंसंट्रेशन को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। ये एक स्पेशल प्रकार की टाइट्रेशंस हैं जिनमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं? जिनमें हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं कि उस अननोन सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन उस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की कितनी प्रेजेंट है, उसको हम क्या करते हैं? फाइंड आउट। सबसे पहले 1914 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, बाहुन एंड टोलग्रेसी। इन्होंने इस टाइट्रेशन को रिवाइव्ड किया। रिवाइव्ड का मतलब है उसको पुनर्जीवित किया। पहले जिस भी किसी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया होगा, उससे काम नहीं बना होगा तो उसने वो उसी काम को स्टॉप कर दिया था। उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, बाहुम एंड टोलग्रेसी। इन्होंने 1914 के अंदर इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया? एक्सप्लेन किया। उन्होंने इस टाइट्रेशंस की हेल्प से क्या बताया कि ये वो टेक्निक है जिस टेक्निक के अंदर हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की, जो कि किसी अननोन सॉल्यूशन में क्या हो? छुपा हो। ठीक है, तो ये वही इसका प्रिंसिपल क्या है जो पहले जितनी भी टाइट्रेशंस थी, चाहे वो एसिड बेस टाइट्रेशन की बात हो, चाहे कंडक्टोमेट्रिक की बात हो, चाहे पोटेंशियोमेट्रिक की बात हो, सेम प्रिंसिपल इनका है। बस इनमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मान लो मैं एक टाइट्रेशन करवाता हूँ। पहली टाइट्रेशन है मेरी कि Ag पॉजिटिव आयन की टाइट्रेशन में Cl नेगेटिव आयन के साथ करवाता हूँ, जिसके अंदर Cl जो नेगेटिव है 35.5 स्टेबल होता है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ Cl36 से, यानी कि Ag पॉजिटिव की टाइट्रेशन करवा रहा हूँ मैं Cl36 से, जहाँ पर Cl36 क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब वही दो चीज़ लेंगे, एक तो लेंगे कॉनिकल फ्लास्क। ये तो क्या है? ये तो मेरा है कॉनिकल फ्लास्क, जिसके अंदर हम सॉल्यूशन लेते हैं। तो ले लिया हमने क्या? इसके अंदर Ag पॉजिटिव। और एक क्या लेते हैं? ब्यूरेट। ब्यूरेट के अंदर हमने क्या ले लिया? ब्यूरेट के अंदर हमने ले लिया Cl36 जो कंपाउंड है वो ले लिया। ठीक है, अब इस कॉनिकल फ्लास्क को हमें किससे कनेक्ट करना पड़ता है? डिटेक्टर से कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे मान लो हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस कर रहे हैं तो इसके अंदर कंडक्टिविटी सेल को डिप करते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस हम करते हैं तो उसमें एक ऐसा दो सेल ऐड करते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करते हो। यानी कि जिस भी कोई भी टाइट्रेशन जब हम करते हैं तो इनमें किसी न किसी प्रकार का डिटेक्टर को क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। अब इस टाइट्रेशन में क्या होगा? सबसे पहले इस ब्यूरेट की हेल्प से मैं क्या ऐड करूंगा? Cl36 नेगेटिव को ऐड करूंगा Ag पॉजिटिव में। बिफोर एडिशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन, Cl36 नेगेटिव आयन फ्रॉम द ब्यूरेट इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, बिफोर ऐड करने से पहले इस कॉनिकल फ्लास्क में किसी भी प्रकार का कोई भी रेडियो एक्टिव स्पीसीज नहीं है तो जो एक्टिविटी रहेगी वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे ऐड करूंगा, अब इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या ऐड कर रहा हूँ? कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, बट वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या कर रहा है? इस Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि Ag पॉजिटिव इनकमिंग Cl नेगेटिव 36 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? AgCl का फॉर्मेशन करता जा रहा है, जिसकी वजह से जो कंबाइंड फॉर्म में जो Cl नेगेटिव रहेगा 36 कंबाइंड फॉर्म में रेडियो एक्टिव Cl रहेगा, उसकी वो एक्टिवनेस शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से एक्टिविटी क्या आएगी? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यानी कि ये वो पॉइंट आ गया जिसको, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? एंड पॉइंट या इनफ्लेक्शन पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर
इस कॉनिकल फ्लास्क में जितने भी Ag पॉजिटिव आयन थे वो सारे के सारे क्या हो गए, Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट हो गए। अब रिएक्ट होने के बाद यदि मैं और ऐड करता हूं तो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर Cl नेगेटिव 36 की कंटेंट जो है, क्या जो क्वांटिटी है Cl नेगेटिव 36 रेडियो एक्टिव स्पीसीज की जो क्वांटिटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी सडनली क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि जिस पॉइंट पे एक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाए वो पॉइंट हमारे लिए क्या था, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का काम करता है, यानी कि एंड पॉइंट का क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। बाय दिस, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना वॉल्यूम यूज हुआ, यहाँ कितना वॉल्यूम यूज हुआ Cl नेगेटिव का, वो हम वॉल्यूम को यूज करके हम उसका यूज करके फिर हम अप्लाई करते हैं कौन सी इक्वेशन, N1 V1 बराबर है N2 V2 अप्लाई करेंगे और हम N1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये किसके लिए होता है, नोन क्वांटिटी की, ये कितनी होती है, अननोन की। तो अननोन की अपने को निकालनी है, निकल जाएगी यहाँ से बी द यूज ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट या फिर एंड पॉइंट का यूज करके। तो यही टाइटेशंस हैं। आप यदि नोट्स बनाना चाहें तो यहाँ से आप बना सकते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी टाइटेशंस है एक और, जिसमें Ag पॉजिटिव की टाइटेशंस क्या है, किसके साथ है, अगेन Cl नेगेटिव के साथ है, बट अब की बार मैं Cl नेगेटिव 35.5 की बजाय मैं इस कॉनिकल फ्लास्क में जो Ag आयन प्रेजेंट था, 108 का आयन प्रेजेंट था, 108 एक स्टेबल होता है, और उसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे जी, 110 से रिप्लेस कर देता हूँ, रेडियो एक्टिव आयन से रिप्लेस कर दिया। यानी कि अब की बार कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है, कौन सा, Ag 110 प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यह एक्टिविटी स्टार्टिंग में क्या है, मैक्सिमम। अब जैसे जैसे Cl नेगेटिव ऐड करूँगा इस कॉनिकल फ्लास्क में, जो Ag पॉजिटिव आयन प्रेजेंट था वो Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, जिसके कारण क्या हुआ, क्या इस कॉनिकल फ्लास्क में Ag पॉजिटिव की क्वांटिटी डिक्रीज होने लग गई। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो उसकी एक्टिविटी भी डिक्रीज होती चली जाएगी अप टू ए लिमिट तक। कब तक, जब तक कि इस कॉनिकल फ्लास्क में Ag पॉजिटिव जो था वो कंप्लीटली रिएक्ट नहीं हो जाए Cl नेगेटिव के साथ। यानी कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट या एंड पॉइंट मेरा वो पॉइंट है इस प्रकार की टाइटेशन में जहां पर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो रेडियो एक्टिव आयन था 110 Ag वो कंप्लीटली रिएक्ट कर दिया किसके साथ, Cl 35.5 Cl नेगेटिव के साथ। अब मैं इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बाद भी यदि इससे Cl को ऐड करूंगा तो कंटेंट जो है Cl नेगेटिव का बढ़ता जाएगा इस कॉनिकल फ्लास्क में, जिसकी अपने खुद की कोई रेडियो एक्टिविटी है नहीं। तो रेडियो एक्टिविटी कैसे आएगी, विद द कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूम यूज हुआ Cl 35.5 का, वो वॉल्यूम हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर वही इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, क्या, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, और हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इस Ag पॉजिटिव यानी कि Ag 110 की कितनी कंसंट्रेशन है वो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से आसानी से फाइंड आउट। नोट्स यदि आप बनाना चाहें तो एक बार देख लो, मैं दिखा देता हूँ, आप बना लेना, वीडियो को पॉज कर लेना या भी जैसे भी आप बनाना चाहो यहाँ से आप बना सकते हो। ये लो, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, कॉम्प्लेक्सोमेटिक टाइटेशन है, यानी कि अब की बार हमें ब्यूरेट के अंदर तो क्या ले लिया, EDTA का सॉल्यूशन ले लिया, और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने क्या ले लिया, कैल्शियम सॉल्यूशन ले लिया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव का। अब की बार ना तो EDTA रेडियो एक्टिव है ना ही कैल्शियम 2 पॉजिटिव रेडियो एक्टिव है, बट हमने क्या किया, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने को डिटेक्टर ऐड कर दिया, क्या, 110 AgIO3 डिटेक्टर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया एज ए इंडिकेटर के रूप में। देखो मैंने हार्ड टाइटेशन में यहाँ डिटेक्टर शो कर रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये कॉनिकल फ्लास्क इस डिटेक्टर से कनेक्ट है। ये डिटेक्टर काम क्या करता है, एक्टिविटी को मेजर करता है कि एक्टिविटी, इस सॉल्यूशन की एक्टिविटी कितनी, कम है, ज़्यादा है, क्या है, उस सॉल्यूशन की एक्टिविटी को ये डिटेक्टर क्या करता है, मेजर करता है।
तो देखो दो सॉल्यूशन EDTA और कैल्शियम। EDTA प्रेजेंट है ब्यूरेट में, Ca2 पॉजिटिव प्रेजेंट है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ये जो आया है AgIO3 इंडिकेटर के रूप में प्रेजेंट है। अब की बार Ag जो है 110 यूज किया है, यानी कि Ag 110 जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन जो है इंडिकेटर का काम कर रहा है, और वो प्रेजेंट कहाँ है, कॉनिकल फ्लास्क में। अब जब मैं EDTA को ऐड करूंगा, ऐड करने से पहले देखो, ऐड करने से पहले इस कॉनिकल फ्लास्क में Ca2 पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट है मैक्सिमम क्वांटिटी में, और Ag 110 भी प्रेजेंट है मैक्सिमम क्वांटिटी में। बट Ca2 पॉजिटिव जो है नॉन रेडियो एक्टिव है, और Ag 110 क्या है, रेडियो एक्टिव है, जिसकी वजह से यहाँ रेडियो एक्टिविटी क्या आ गई, मैक्सिमम हो गई। अब मैं जैसे जैसे EDTA ऐड करूंगा तो EDTA दोनों के साथ रिएक्ट करने की एबिलिटी रखता है। Ca2 पॉजिटिव के साथ भी रिएक्ट करता है EDTA, और कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स बनाता है। सिमिलरली सिल्वर के साथ भी रिएक्ट करता है EDTA, और सिल्वर EDTA कॉम्प्लेक्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। बट यहाँ पे एक खास एबिलिटी ये है, जब तक कि EDTA कंप्लीटली Ca2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज नहीं कर देगा, तब तक EDTA इनकमिंग EDTA Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। यानी कि जैसे EDTA का मॉलिक्यूल आएगा, सबसे पहले Ca2 पॉजिटिव उसको क्या करेगा, कैचअप करेगा, और प्रोडक्ट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। आया Ca2 पॉजिटिव, जब जितने भी Ca2 पॉजिटिव यहाँ पे आयन प्रेजेंट थे, जब तक यहाँ इस कॉनिकल फ्लास्क में Ca2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे, तब तक इनकमिंग EDTA Ca2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ना कि 110 Ag पॉजिटिव के साथ। यानी कि अब भी हमारी इस कॉनिकल फ्लास्क में जो कंटेंट है 110 पॉजिटिव रेडियोएक्टिव स्पीसीज की, वो क्या है, कांस्टेंट है। दो चीज है, इस कॉनिकल फ्लास्क में Ca2 पॉजिटिव की तो कंटेंट डिक्रीज हो रही है, बट 110 Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, अब भी रिमेन कांस्टेंट है, बिकॉज EDTA रिएक्ट विद Ca2 पॉजिटिव अंटिल ऑल Ca2 पॉजिटिव react neutralize with EDTA and form a Ca2 पॉजिटिव EDTA कॉम्प्लेक्स। तब तक क्या रहेगा, हमारी एक्टिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस जब सारे के सारे Ca2 पॉजिटिव रिएक्ट हो जाएंगे EDTA के साथ, उसके देन अगेन यदि हम EDTA को ऐड करते हैं ब्यूरेट की हेल्प से कॉनिकल फ्लास्क में, तो अब Ag पॉजिटिव आयन जो है वो EDTA के साथ क्या करेगा, रिएक्ट। क्योंकि अब कॉनिकल फ्लास्क में Ca2 पॉजिटिव का तो आयन है नहीं, अब आयन किसके प्रेजेंट है, Ag पॉजिटिव के पास। Ag पॉजिटिव के पास भी एबिलिटी है कि वो EDTA के साथ रिएक्ट करे, और किसका फॉर्मेशन करे, Ag EDTA कॉम्प्लेक्स का, जिसकी वजह से कॉनिकल फ्लास्क में जो कंटेंट है, जो क्वांटिटी है, जो कंसंट्रेशन है रेडियो एक्टिव स्पीसीज 110 Ag पॉजिटिव की, वो क्या होगी, घटती चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये एक्टिविटी भी क्या कर दी हमने, डिक्रीज। यानी कि जिस पॉइंट पे ये एक्टिविटी डिक्रीज होने लग जाए, वो पॉइंट क्या कहलाया, एंड पॉइंट या इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूम यूज हुआ EDTA का, वो वॉल्यूम की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V1 नॉर्मलिटी इक्वेशन की हेल्प से अपने को क्या पता लग जाएगा कि उस अननोन सॉल्यूशन में, इस अननोन सॉल्यूशन में हाउ मच कंटेंट या हाउ मच क्वांटिटी या हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव स्पीसीज आर प्रेजेंट। यही कहता है रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशंस। नोट्स यदि आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ये लो, ठीक है, यहाँ तक है ये। इसके बाद थोड़ा सा और है, वीडियो को पॉज करके आप लोग आसानी से इसको बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें क्या कॉन्क्लूजन निकला, ध्यान से समझना कॉन्क्लूजन को। हमने जो ऊपर 3 एग्जाम्पल को पढ़ा, उन सभी एग्जाम्पल्स में क्या है कि अमाउंट जो है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का वो प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। यानी कि जिस टेंडेंसी से कोई रेडियोएक्टिव स्पीसीज रिएक्ट करेगा, उसी टेंडेंसी से रेडियो एक्टिविटी का जो रेट है वो क्या होगा, घटेगा। जैसे कि थर्ड ही एग्जाम्पल था कि पहले कांस्टेंट था क्योंकि रिएक्ट ही नहीं कर रहा था, फिर जब रिएक्ट करना शुरू किया, जिस रेट से वो रिएक्ट करेगा उसी रेट से ये एक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज है। यानी कि ये यही कह रहा है कि जो अमाउंट है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की इज फाउंड टू प्रोपोर्शनल
टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच काज सिमिलर चेंज इन रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इन सभी टाइट्रेशंस में हम क्या प्लॉट करते हैं, हम प्लॉट करते हैं ग्राफ किस किस के बीच में, चेंज इन रेडियो एक्टिविटी वर्सेस अमाउंट ऑफ टाइट्रेट वैल्यू एडिड। तो उसके बीच में हमें एक लीनियर रिलेशनशिप मिलता है कि किस किस के बीच में, एक्टिविटी और टाइट्रेट वैल्यू के बीच में। जैसे कि ये पहले कांस्टेंट हुआ फिर डिक्रीज, पहले कांस्टेंट फिर डिक्रीज। सिमिलरली पहले में क्या मिला, पहले कांस्टेंट है फिर इंक्रीज है, दूसरे में क्या मिला, दूसरे में पहले डिक्रीज है फिर कांस्टेंट। यानी कि ये सब क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग हम टाइट्रेट वैल्यू को कितना यूज हुआ उसकी वैल्यू निकालेंगे और नॉर्मलिटी इक्वेशन की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करतेंगे कि उस सॉल्यूशन में, उस अननोन सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की कितनी। हाँ, अगर मेरा कोई डिटेक्टर या कोई मेरा इंडिकेटर कलर्ड हो या कलर्ड है तो बहुत ही एक्यूरेटली मैं उस एंड पॉइंट की या उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट की वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, डिटरमाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था अपना रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, जिसके हेल्प से आप ये बता सकते हो कि किसी सॉल्यूशन में, किसी अननोन सॉल्यूशन में कितना कंटेंट जो है रेडियो एक्टिव प्रेजेंट है बिना एडिशन के साथ। देखो इसमें जैसे दो चीज था, इससे पहले जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, आइसोटोपिक डाइल्यूशन किया था। यानी कि उसमें भी हम किसी अननोन सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन निकालते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, इसमें भी हम वही काम करते हैं। बस इसमें हम टाइट्रेशन करते हैं डायरेक्ट, और उसमें हम क्या करते हैं, उस अननोन सैंपल को उस अननोन सैंपल में कोई नॉन सैंपल को ऐड करके, नॉन सैंपल किसका, आइसोटोपिक का ऐड करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को। आई होप दोनों टॉपिक आपको समझ में जरूर आए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।